तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल करा चुका था, है ना। इसमें हमने स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट आइडेंटिफाई करा था, और ये कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी कर ली थी। मैं बता चुका था कि हमने कैसे कैसे लास्ट लेक्चर में ये लेजिंग एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैसे हम इस चीज़ को, दोनों अलग अलग रेट्स को, दोनों अलग अलग एमिशन के रेट्स को बेसिकली कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो आइंस्टीन कोफिशिएंट के बेसिस पे हमने ये दोनों रेट्स को आइडेंटिफाई करा था, और इसकी वैल्यू आई थी सीधा सीधा मेरी जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, उसके हिसाब से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूँगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ऑपरेटिंग टेम्परेचर और प्लैंक्स कांस्टेंट, वो सारी वैल्यूज अगर मुझे पता है तो मैं उन दोनों का रेशो निकाल सकता हूँ, है ना। मैंने ये देखा था इस क्वेश्चन के अंदर कि मेरा जो स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा था, मतलब नेचुरल जो इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली अपने हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहे हैं, तो वो एमिशन रेट कंपैरेटिवली अच्छा था, ज़्यादा था, है ना। लेकिन अगर मैं स्टिमुलेटेड एमिशन रेट चाहता हूँ, स्टिमुलेटेड एमिशन रेट को अगर मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में मुझे कोहेरेंट जो आउटपुट है वो कोहेरेंट मिलता है ना। फ्रीक्वेंसी जो है वो कोहेरेंट फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, और उसकी वजह से अगर मैं अपने सोर्स की कोहेरेंस को बढ़ाना चाहता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं स्टिमुलेटेड एमिशन रेट को किसी तरीके से बढ़ाऊं। तो naturally spontaneous emission rate is large, but we actually want to increase the stimulated emission rate, and we can calculate the ratio to identify कि मेरे को एक्चुअल में कितना spontaneous emission rate के हिसाब से stimulated emission rate को बढ़ाना है, ठीक है। तो उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप करा है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। हो सकता है शायद आप लोगों ने पढ़ भी रखा हो। पॉपुलेशन इन्वर्जन में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अगर मैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं थर्मल इक्विलिब्रियम के अंडर, तो हम ये बोलते हैं कि एक एनर्जी लेवल है E2 और एक एनर्जी लेवल है E1। तो हम ये बोलते हैं कि एनर्जी लेवल जो सपोज 2 लेवल का एटॉमिक सिस्टम है, तो उसमें ज्यादा एटम होंगे E1 के अंदर एज कंपेयर टू दी E2, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल है E1, तो विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइडेड, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में मैं कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, बाय डिफॉल्ट वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। तो ऐसे केस में हम ये बोलेंगे कि मेरे एनर्जी लेवल E1 में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लो चाहे तो, वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दी हायर एनर्जी या अपर एनर्जी लेवल E2, ठीक। इस सिचुएशन को हम इस पर्टिकुलर फिगर के थ्रू समझ सकते हैं, है ना। यूजुअली जो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन का ग्राफ है, ये मुझे बताता है कि मेरा N2 जो है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डेंसिटी, है ना, और N1 ये मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है E1 और E2 लेवल्स में रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हो E1 पे यानी एनर्जी लेवल 1 में मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ज्यादा, और अगर मैं बात करता हूं मेरा E2 एनर्जी लेवल पर, तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या एटम की डेंसिटी, दैट इज स्मॉलर बिकॉज N2 इज स्मॉल, N1 इज लार्ज। लेकिन मैं पॉपुलेशन इन्वर्जन के थ्रू क्या अचीव करना चाहता हूं, अगर मैं अपने स्टिमुलेटेड एमिशन को बढ़ाना चाहता हूं, मैं कोहेरेंस को जनरेट करना चाहता हूं, लार्ज लेवल ऑफ कोहेरेंस अचीव करना चाहता हूं ऑप्टिकल सोर्स में, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले लेवल में ज्यादा हो एज कंपेयर टू द लोअर लेवल। तो ऐसे केस में I will try to create a mono equilibrium distribution of atoms such that the population density in the E2, population या density of atoms in the level E2 या upper energy level should be greater than that of the lower energy level. इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो अगर मैं ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन चाहता हूं, अपने सोर्स से कोहेरेंट वेव्स को जनरेट करना चाहता हूं, कोहेरेंट लाइट को जनरेट करना चाहता हूं, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे हायर एनर्जी लेवल या अपर एनर्जी लेवल के अंदर जो मेरे एटम्स की डेंसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, किससे, एज कंपेयर टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर अगर आप पहली वाले फिगर को देखो तो यू कैन इजीली से दैट N1 इज ग्रेटर देन N2,
बट दैट इज नॉट द कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, दिस इज नॉट द कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्या मतलब है कि ये पॉपुलेशन जो है, डेंसिटी जो है, ये इन्वर्ट हो जाए, मतलब ये इधर आ जाए E1 के लिए और ये उधर चली जाए, इन्वर्ट हो जाए। ठीक है, that means the N2 should be greater than N1. If this condition is occurring, then we are saying that we have achieved the population inversion. इस इमेज से आप इस चीज को समझ सकते हो कि देखो जो N2 था मेरा वो बड़ा है, N1 जो था वो मेरा छोटा हो गया। तो अगर किसी भी तरीके से, किसी भी प्रोसेस से अगर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स या एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स की डेंसिटी E2 लेवल में, अपर लेवल में बढ़ा दी, तो ऑटोमेटिकली आई हैव अचीव्ड द पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले लेवल पर होंगे उतना ही ज्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा और उतनी ही ज्यादा मेरी कोहेरेंट वेव्स, कोहेरेंट लाइट जनरेट होगी, जो कि मैं चाहता हूं अपने सोर्स को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली काम कराने के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है ना? यस सर। यस सर। उसके बाद अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर दो लेवल की बात करी है, दो लेवल ऑफ सिस्टम की बात करी है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन में मैंने क्या करा, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ पहले ही एक्साइट कर दिया। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कुछ इस तरीके से मेंटेन करा कि मैंने पॉपुलेशन को इन्वर्ट करने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ पहले ही किसी और तरीके से, चाहे वो टेम्परेचर की वजह से हो, चाहे वो डोपिंग की वजह से हो, चाहे वो किसी और एक्सटर्नल एजेंट की वजह से हो, मैंने उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी एक्साइट कर रखा है। ठीक है, अब ये जब एक्साइट होता है, यहां से ऊपर लेवल पर पहुंच गए, ठीक है, यहाँ ऊपर लेवल पर पहुंच गए, ठीक, तो अब मैं ये देख सकता हूं कि मेरा N1 जो है वो यहाँ हो गया कम और N2 जो है वो हो गया ज्यादा। यू कैन सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2 इज लार्जर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E1, एनर्जी स्टेट 1। ठीक, अब ये जब ऐसा होता है यूजुअली, तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद हम ये बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन भी होगा। तो जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा वो ऑटोमेटिकली एक लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू दिस स्टेट, एक लोअर एनर्जी स्टेट में मेरे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स को इतना एक्साइट कर दूं कि वो थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाए और उसके बाद वो कुछ अपनी एनर्जी स्पॉन्टेनियसली रिलीज करके एक मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं, जहां पर हम अपनी E2 को मेंटेन करना चाहेंगे, क्योंकि E2 से E1 तक मेरे को आना है थ्रू एमिशन, थ्रू कोहेरेंट एमिशन, थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन। तो बेसिकली मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को E1 से E2 से भी थोड़ा ऊपर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि वो पहले E2 में आ जाए, यानी मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाए, और फिर उस मेटा स्टेबल स्टेट पर आकर के वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करें और उस फोटोन के एब्जॉर्प्शन से मेरे को कोहेरेंट आउटपुट मेरे को दे सके। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, मैंने ज्यादा एनर्जी लेवल के लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, फ्रॉम द E1 लेवल, सो दैट दे कम आफ्टर सम स्टिमुलेटेड एमिशन और सम नॉन रेडिएटिव एमिशन। देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि वो रेडिएटिव एमिशन है या नॉन रेडिएटिव एमिशन है। दो चीजें होती हैं, रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव। ठीक है, रेडिएटिव एमिशन का क्या मतलब है कि वो एक फोटोन को रिलीज कर रहा है। ठीक है, और नॉन रेडिएटिव का मतलब क्या है, नॉन रेडिएटिव एमिशन का मतलब है कि वो फोटोन को रिलीज नहीं कर रहा, वो है ना, एमिशन तो है, मतलब वो लोअर एनर्जी स्टेट में तो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन में हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में तो आ रहा है, लेकिन वो एक रेडिएटिव एमिशन है, दैट मींस वो एक फोटोन रिलीज कर रहा है, या वो एक नॉन रेडिएटिव एमिशन है जो कि फोटोन रिलीज नहीं कर रहा। तो यूजुअली होता क्या है, जब मैं पॉपुलेशन इन्वर्जन करता हूं तो वो हायर एनर्जी स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद वो बाय मींस ऑफ नॉन रेडिएटिव एमिशंस, इस नॉन रेडिएटिव एमिशन के थ्रू वो कहां आ जाते हैं, वो एक मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट वो स्टेट है जो मेरे को एक्चुअल में चाहिए, जिसके थ्रू मैं अपने कोहेरेंट लाइट को जनरेट करना चाहता हूं, है ना, यानी जो फोटोन मैं एक्चुअल में यहां पर दूंगा, वो फोटोन और वो फोटोन की जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज गिवन बाय द मेटा स्टेबल स्टेट माइनस द ग्राउंड स्टेट, है ना, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1,
है ना। E2 कौन सी है? E2 है मेरी मेटा स्टेबल स्टेट, ये वाली, ठीक। और E1 मेरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ग्राउंड स्टेट। तो ये मेरा HF है या H न्यू है। तो ये जो मेरी एनर्जी है ना, ये एनर्जी मेरी कितनी होनी चाहिए इस फोटोन की? वो इतनी होनी चाहिए। तो ये मेटा स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेगा थ्रू सम नॉन रेडिएटिव एमिशन। तो नॉन रेडिएटिव एमिशन में हो सकता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हो सकता है कुछ और किसी और तरीके से वो अपनी एनर्जी को रिलीज करे, पास के एटम्स को दे दे या और दूसरे एटम्स को एक्साइट कर दे, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट दैट इज ओनली कंसिडर्ड एज नॉन रेडिएटिव एमिशन। मतलब जब वो एक हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो कोई भी रेडिएशन मैंने रिलीज नहीं कर रहा, एमिट नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिव एमिशन। रेडिएटिव एमिशन की मुझे तब जरूरत पड़ेगी जब मैं एक्चुअल में अपने एमिशन को इलेक्ट्रॉन्स को जब वो लोअर स्टेट में आए तो एक फोटोन रिलीज करे, उसको बोलेंगे रेडिएटिव एमिशन। इस फिगर में आप ऑलरेडी देख सकते हो कि मैंने हायर एनर्जी स्टेट में पहले पॉपुलेशन इन्वर्जन करके इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचा दिया, है ना। और मैं यहाँ पर स्टिमुलेटिंग फोटॉन्स दे रहा हूँ जिस फोटोन को मेरे को रिलीज करना है, ठीक है। तो जब ये फोटोन मेरे को इनपुट मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हायर एनर्जी स्टेट यानी मेटा स्टेबल स्टेट में अगर होंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट एंड दे विल प्रोवाइड द कोहेरेंट स्टिमुलेटेड एमिशन लाइक दिस। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। उसके बाद अगर मैं देखूं तो मुझे ये पता है कि अगर मैं पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करना चाहता हूं तो मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स को या एटम्स को बेसिकली क्या करना पड़ेगा? एक्साइट करना पड़ेगा इनटू द अपर एनर्जी लेवल E2। अगर मैं मेटा स्टेबल स्टेट को बोलूं E2, है ना। और ये एक तरीके से क्या करते हैं, ये एक मोनो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। मोनो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो गया कि वो एक तरीके से थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा नेचुरली अपने जिस भी स्टेट में रहना चाहते हैं साथ के साथ एक वो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करके मोनो इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब हायर एनर्जी लेवल पर भी अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सकते हैं अगर कोई फोटोन ना आए बाय मींस ऑफ सम पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो उस पॉपुलेशन इन्वर्जन से मैंने क्या करा? मैंने एक मोनो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन को भी अचीव कर लिया। इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा हैं एज कंपेयर टू लोअर एनर्जी स्टेट। ये प्रोसेस जो है ये हम एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के थ्रू अचीव करते हैं और उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पंपिंग। पंपिंग में बेसिकली हमने क्या करा? हमने एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स कुछ दिया, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे कोई भी वोल्टेज सोर्स है, चाहे कोई भी करंट सोर्स है, हमने हायर एनर्जी उसको प्रोवाइड करी एक्सटर्नली मतलब उस डिवाइस के बाहर से, ठीक है। उस डिवाइस के इंटरनल स्ट्रक्चर से वो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, वो ऑटोमेटिकली बाहर से प्रोवाइड करी जा रही है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा। सपोज मैं अगर ये अचीव करना चाहता हूँ पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो मैं उस सोर्स को एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सटर्नल एनर्जी दे रहा हूँ। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पंपिंग। अब पंपिंग को कई सारे तरीके से अचीव कर सकते हैं और उसको अचीव करने के लिए या तो मैं ऑप्टिकल फ्लैश ट्यूब का इस्तेमाल कर सकता हूँ या हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो फील्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे कई सारे मेथड हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल दैट मच बिकॉज पंपिंग इज नॉट दैट मच important. What is the important is the population inversion. How we are going to achieve it, that doesn't matter. We know that we are achieving through pumping and we can do the pumping by various methods. So we are not going into the details of the pumping methods, but we are only focusing the study is on the population inversion जिससे कि मेरे को stimulated emission मिल सके। अगर मैं फ्लैश ट्यूब की बात करता हूं तो एटम्स को एक्साइट करते हैं हायर एनर्जी स्टेट में थ्रू स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑप्टिकल फ्लैश मतलब एक ऑप्टिकल फ्लैश मैंने बाहर एक ऑप्टिकल सोर्स लगा रखा है जो कि ऑप्टिकल लाइट दैट मींस फोटॉन्स रिलीज कर रहा है। फोटॉन रिलीज करेगा तो ऑटोमेटिकली स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा और जब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो ऑटोमेटिकली वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? अच्छा इससे पहले देख लेते हैं। अगर इसमें देखो ध्यान से, अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं कि मेरी दोनों डेंसिटी पॉपुलेशन इन्वर्जन में सेम हो गई यानी B12 अगर उनके कोफिशिएंट्स जो है वो सेम हो गए B12 इक्वल्स टू B21 तो ये बेस्ट इक्वल पॉपुलेशंस हो सकती हैं, है ना। हम ये देखते हैं ना कि जब हम इस सिस्टम की बात करी 2 लेवल सिस्टम में, है ना, तो पहले से
ऊपर गया तो एब्जॉर्प्शन के लिए कोफिशिएंट हमने बोला 2 से 1 से लेकर के 2, और जब ऊपर से नीचे आया तो हमने बोला 2 to 1। तो अगर ये दोनों ही एब्जॉर्प्शन और एमिशन कोफिशिएंट बराबर हो गए तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि इक्वल पॉपुलेशंस हैं दोनों ही स्टेट में, N1 और N2। N1 अगर नीचे वाले लेवल पर है, N2 अगर पॉपुलेशन ऊपर वाले लेवल पर है, तो उस केस में हमने एक इक्वल पॉपुलेशन अचीव कर ली। बट ये एक्चुअल में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन हैव N1 एंड N2 दैट इज इक्वल। और ये इस वाले केस का एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है कि N1 और N2 की वैल्यू को मैं सेम कर सकता हूं, लेकिन मुझे अचीव क्या करना है, मुझे अचीव करना है N2 ग्रेटर देन N1। That means this process, optical photon absorption process, stimulated absorption process, does not allow me to achieve N2 greater than N1. It can increase the number of electrons in N2। प्रीवियसली मैंने N1 में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, N2 में कंपैरेटिवली कम थे, लेकिन अब इसके थ्रू क्या हो गया, अगर मैंने ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन करा तो N1 इक्वल टू N2 मैक्सिमम हो सकता है ये, लेकिन मेरे को अचीव करना है ये वाली केस। तो ये वाला केस अचीव करने के लिए मेरे को कुछ और तरीका फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए हम 3 या 4 एनर्जी लेवल की बात करते हैं, है ना। अभी मैंने 2 एनर्जी लेवल लिए, तो अगर यहां से यहां तक ही जा सकता है इलेक्ट्रॉन, तो ऑटोमेटिकली मेरे एब्जॉर्प्शन रेट दोनों में या तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सकता है, एमिशन कम, या फिर एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों के रेट बराबर हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों रेट बराबर हो गए तो ऑटोमेटिकली मैं इस कंडीशन तक पहुंचूंगा मैक्सिमम। लेकिन मेरे को पॉपुलेशन इन्वर्जन करके क्या लाना है, N2 ग्रेटर देन N1। तो ये अचीव करने के लिए आई विल कंसीडर 3 और 4 एनर्जी लेवल्स। ठीक है बच्चों, अब ये सपोज एग्जांपल है 3 एनर्जी लेवल का, और बी फिगर आप देख सकते हो 4 एनर्जी लेवल की है, 4 एनर्जी लेवल सिस्टम्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने पंपिंग यहां पर करी, तो पंपिंग से मैं यहां पर पहुंच गया। ठीक है, यहां पर पहुंचने के बाद अल्टीमेटली मेरे को E1 से E0 में फोटोन रिलीज करना है ना। यानी जो मैं फोटोन लगा रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं, दैट विल बी हैविंग द एनर्जी दैट इज E1 माइनस E0। ठीक है, लेकिन ये मैंने कहां पहुंचाया, ये मैंने थोड़ा सा हायर लेवल पर पहुंचाया, E2 पर पहुंचाया। E2 पर जब वो पहुंचा तो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली वो डिके हो गया, रैपिड डिके, एंड दैट रैपिड डिके सेज दैट इट इज अ नॉन रेडिएटिव एमिशन। ठीक है, इट इज अ नॉन रेडिएटिव एमिशन। तो नॉन रेडिएटिव एमिशन में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर वो डिके तो करेगा, एनर्जी अपनी रिलीज करेगा बाय मींस ऑफ सम एनी टेक्निक, है ना, अदर देन द रिलीज ऑफ द फोटोन। फोटोन रिलीज नहीं करेगा, बाकी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो जब फोटोन रिलीज नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई फोटोन रिलीज नहीं हुआ, और ये बोला जाता है नॉन रेडिएटिव एमिशन। एमिट तो हुआ, इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आया, लेकिन वो एक नॉन रेडिएटिव एमिशन था। लेकिन मेरे को चाहिए कहां, मेरे को चाहिए रेडिएटिव एमिशन केवल E1 से E0 के बीच में। तो जब E1 से E0 के बीच में मेरे को रेडिएटिव एमिशन चाहिए, तो मेरे को अल्टीमेटली इसी रेंज में रेडिएशन कराना है। तो मैंने इनपुट फोटोन दिया, वो इस एनर्जी का था, तो ऑटोमेटिकली जब मेरे मेटा स्टेबल स्टेट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये फोटोन को एब्जॉर्ब करके स्टिमुलेटेड एमिशन मेरे को दे सकते हैं। इसको बोलते हैं लेजिंग। ठीक है, तो लेजिंग मेरे को कहां से मिलता है, E1 से लेकर के E0 के बीच में जो एनर्जी गैप है, उतनी एनर्जी का मेरे को एक फोटोन मेरे को मिलता है। ये 3 एनर्जी लेवल की बात हुई। 4 एनर्जी लेवल सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, 4 लेवल एनर्जी सिस्टम की बात करता हूँ, तो इसके केस में मैंने पंपिंग करके उसको पहुंचाया E0 से E3। ठीक है, देन वो पहले लेवल में डिके करेगा और लास्ट वाले लेवल के बीच में डिके करेगा, रैपिड डिके, नॉन रेडिएटिव एमिशन। और यहां जो लेजिंग हो रही है, यही मेरा क्या होगा, रेडिएटिव एमिशन होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। मान के चलूंगा कि जो भी फोटोन मैंने इनपुट दिया है, दैट विल हैव द एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो क्योंकि मेरे को इस एनर्जी लेवल का ही फोटोन रिलीज करना है, तो ये बोला जाएगा मेरा नॉन रेडिएटिव एमिशन, केवल E2 से E1 के बीच में होगा। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल है। 3 लेवल के लिए हम यूजुअली रूबी लेजर की बात करते हैं, ये 3 लेवल सिस्टम है, और 4 लेवल सिस्टम के लिए हम यूजुअली हीलियम नियॉन गैस लेजर की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना चाहता हूं, तो मेरे को मेटा स्टेबल स्टेट में लेकर के आना पड़ेगा। तो सेंट्रली, जैसे ये वाली आप देख सकते हो, ये E1, ये मेरा E1 जो था, ये मेरी मेटा स्टेबल स्टेट थी। ठीक है,
मेटास्टेबल स्टेट, और ऐसे ही मेरी यहां पर मेटास्टेबल स्टेट कौन सी थी, ये वाली थी, दिस इज मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है बच्चों, तो मेटास्टेबल स्टेट क्या करेगी, वो अपनी एनर्जी हायर एनर्जी में पहुंच करके रैपिडली डीके होगा कुछ, और वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। मेरे को यहीं पर लेजिंग करनी है, यहीं पर कोहेरेंट रेडिएशंस को रिलीज कराना है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से वो यहाँ तो बहुत जल्दी आ जाएगा मेटास्टेबल स्टेट में, है ना, विदाउट मच डिले। मैं समझता हूँ शायद नैनो सेकेंड्स के आसपास वो यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ आ जाएगा, बट यहाँ पर इट कैन स्पेंड यूजुअली लॉन्ग टाइम। ये देख सकते हो आप, यहाँ लिख रखा है मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मेटास्टेबल स्टेट के अंदर थोड़ा ज्यादा टाइम रुक सकते हैं। ठीक है, अब उस टाइम के बीच में, जितने टाइम में वो वहां रुकना है, उतने टाइम में ही मैं अपना एक एक्सटर्नल फोटोन प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि मेरे को कोहेरेंट आउटपुट मिल जाएगा। स्टिमुलेटेड एमिशन और लेजिंग जो है वो कहां से मिलती है हमें, वो मिलती है मेटास्टेबल स्टेट से, मेटास्टेबल लेवल से ही अचीव करते हैं हम। एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो करता है बोल्ट्जमैन के लॉ को, लेकिन पंपिंग के बाद हम बोल्ट्जमैन लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, पंपिंग के बाद हमारा बोल्ट्जमैन लॉ फॉलो नहीं होता। ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि जो मेरा ग्राउंड स्टेट में E0 में है, वो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू दी नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स E2, दैट इज हायर एनर्जी स्टेट में मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स एक्साइट होकर के पहुंच गए हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन थ्रू पंपिंग। ठीक, E2 एक नॉर्मल लेवल है, इलेक्ट्रॉन्स रैपिडली डीके करेंगे, मैंने आपको बताया नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू, चाहे तो वो E1 में करें, चाहे तो वो E0 में करें, है ना। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वो E2 से डायरेक्ट E0 में आ जाए विदाउट एनी रिलीज ऑफ फोटोन, तो उसको बोलेंगे नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरीके का सिस्टम डेवलप करें कि E2 से वो E1 में आए रादर देन डायरेक्टली E0 में आए। तो जब E2 से E1 में आएगा नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू, तो जब वो E1 में आकर के मेटास्टेबल स्टेट में कुछ देर रुकेगा, और उस टाइम पे जब मैं अपने फोटॉन्स को इनपुट दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पर E1 माइनस E0 का एक एनर्जी का फोटोन मेरे को वापस मिलेगा, दैट विल बी दी कोहेरेंट आउटपुट मेरे को मिल जाएगा। तो मेटास्टेबल लेवल E1 ये मच लॉन्गर लाइफ टाइम, है ना, कैरियर लाइफ टाइम, मतलब वो कितनी देर तक वहां रुकेगा, ये अलाउ करता है मेटास्टेबल स्टेट। ठीक, जिससे कि मेरे नंबर ऑफ लेवल्स, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा E1 के अंदर हो पाएंगे, यानी मेटास्टेबल स्टेट के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी देर के लिए रुक सकते हैं। ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट N1 अगर नंबर ऑफ एटम्स है, तो ग्राउंड स्टेट के अगर N0 है, तो ऑटोमेटिकली मैंने ग्राउंड स्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स N1 के अंदर, यानी मेटास्टेबल स्टेट के अंदर अचीव कर लिए, जिससे कि मेरा पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया इन दोनों लेवल्स के बीच में। अल्टीमेटली था क्या, मेरे पास 3 लेवल थे, मैं अभी 3 लेवल की बात कर रहा हूँ, ये मेरा E0, ये मेरा E1, ये मेरा E2। ठीक है, मेरे को अल्टीमेटली रेडिएशन कहाँ करना है, मेरे को रेडिएशन करना है E1 और E0 के बीच में। यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं N0, यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं N1, यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं N2। आप एटम की बात भी कर सकते हो, बट पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा लगता है इलेक्ट्रॉन्स बोलना, क्योंकि अल्टीमेटली फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ही एब्जॉर्ब करेंगे। एटम भी हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब वो पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ आ गया, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या करना था, मेरे को ये N0 में जो एटम थे वो मैक्सिमम कहाँ पहुंचाने थे, वो मैक्सिमम N1 वाले लेयर में पहुंचाने थे। ठीक है, लेकिन मैंने पहुंचाए पंपिंग के थ्रू N2 पे, तो N2 से वो रैपिडली डिके होकर कहाँ आएंगे, N1 के पास आ जाएंगे, और इसके थ्रू क्या होगा, N1 की जो डेंसिटी है ये ग्रेटर देन हो जाएगी N0 से, और ये मेरा पॉपुलेशन यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लिया। और यहीं पर मेरे को लेजिंग एक्शन को कराना है। लेजिंग जो होगी वो कहाँ होगी, वो ट्रांजिशन लेवल्स होगा E1 से E0 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है बच्चों, अब इसकी ड्रॉबैक क्या है, 3 लेवल सिस्टम की ड्रॉबैक क्या है कि ये हाई पंप सोर्स की रिक्वायरमेंट, हाई पंप पावर की रिक्वायरमेंट होती है ना। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली कहाँ पहुंचे, E0 से लेकर के E1 पे ना पहुंचे, वो सीधे E2 पे पहुंचे। तो टर्मिनल स्टेट में, यानी E2 में अगर वो पहुंचता है, तो उसके कितना एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगा, उसको पार करना पड़ेगा E2 माइनस E0। इतनी एनर्जी का मैं एक पंप सोर्स, कम से कम इतनी एनर्जी का पंप सोर्स में दूंगा, जिससे कि मेरे को ग्राउंड स्टेट से सीधे कहां पहुंचे, वो E2 में पहुंच जाए, 3 लेयर में, है ना।
और ऐसे केस में क्या है, मोर देन हाफ द ग्राउंड स्टेट एटम्स मस्ट बी पम्प्ड इनटू द मेटा स्टेबल स्टेट टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब होता क्या है कि अगर मैं पॉपुलेशन अचीव करना चाहता हूं तो अगर n नॉट की वैल्यू जितनी भी है मेरी, मेरे को मेटा स्टेबल स्टेट में n नॉट अगर मैं E2 में पहुंचा दूं, है ना, लेकिन मेरे को अल्टीमेटली कहां पहुंचाने हैं, मेरे को पहुंचाने हैं E1 के अंदर, यानी मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर। तो मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर मेरे को इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाने ज्यादा, और मुझे ये पता है कि E2 के अंदर जो क्या कहते हैं टाइम है, वो कैरियर लाइफ टाइम है E2 के अंदर, वो कंपैरेटिवली कम है। मतलब बाय डिफॉल्ट आफ्टर अ सर्टेन period of time, however small the time may be, it might be in the microseconds or nanoseconds, वो ऑटोमेटिकली E1 के अंदर आ जाएंगे। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर मेरे को करना है तो कम से कम n0/2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेरे कहाँ होने चाहिए, वो मेरे मेटा स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। ठीक है बच्चों, इस चीज को अचीव करना कंपैरेटिवली टफ है। तो हम 4 लेवल सिस्टम की बात करते हैं, हीलियम नियॉन लेजर की बात करते हैं, और ये कंपैरेटिवली लोअर पंपिंग रिक्वायरमेंट्स होती है इनकी। ठीक है, हमने ग्राउंड स्टेट से E3 में एक्साइट करा और ये रैपिडली कहां आ गए, E2 के अंदर आ गए। अब आप ये भी कह सकते हो कि E0 से अगर वो E2 तक E3 तक आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट E3 माइनस E0 दैट इज कंपैरेटिवली लार्जर। ठीक है, बट देखने में हो सकता है ये लेवल 0, 1, 2, 3 है। देयर द ओनली थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द बैंड गैप बिटवीन दीज टू। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो दैट हैज टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन, क्योंकि इसकी वजह से ही मेरे को पता लगेगा कि मेरे को एक्चुअल में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर या 4 लेवल सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली पास लेवल्स हैं, और उस पास लेवल होने की वजह से मैं कम एनर्जी लेवल की रिक्वायरमेंट करूंगा। इजीली मैं कम पंपिंग पावर को यूज करके पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है ऑप्टिकल फीडबैक और लेजर ऑसिलेशंस। बेसिकली अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो मैंने ये बोला कि मैं किसी भी तरीके से अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी स्टेट से ऊपर के एनर्जी स्टेट में पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन जब मैं इस टाइप के स्ट्रक्चर को बनाना चाहूंगा तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मेरी जो ऑप्टिकल लाइट है, जो फोटोन है, वो बाहर ना निकले। बाहर निकल जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि वो फोटोन एक फोटोन एब्जॉर्ब हो गया और उसने हायर इलेक्ट्रॉन्स को डिग्रेड करने के लिए, नीचे वाले लेवल पर लाने के लिए 2 फोटोन रिलीज करे। अब वो दोनों फोटोन बाहर निकल गए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ इसका मतलब मेरे को हर बार इनपुट पे एक फोटोन देना पड़ेगा। मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं अपना डिवाइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाऊं जिससे कि जो भी फोटॉन्स निकल रहे हैं वो सारे के सारे फोटॉन्स बाहर ना निकले। वही फोटॉन्स रिपीटेडली क्या करें, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करें, दूसरा इलेक्ट्रॉन उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करे और फिर एक मल्टीप्लिकेशन मेरे को फोटोन का दे सके। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिकल फीडबैक। बेसिकली है क्या, मैंने ऑप्टिकल सोर्स जो है मेरा, मैंने इनपुट पर दिया एक फोटोन, है ना, इनपुट पर फोटोन देने के बाद उस एक फोटोन ने हायर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन को एब्जॉर्ब करा, और उस एब्जॉर्ब फोटोन ने अल्टीमेटली जब वो ग्राउंड स्टेट में आया तो उसने 2 फोटोन को रिलीज करा। 2 फोटोन रिलीज करने के बाद हुआ क्या कि एक फोटोन तो मैंने इनपुट पे दिया था, दूसरा फोटोन मैंने रिलीज कराया। अब अगर मैं उन दोनों फोटोन को बाहर निकलने से बचा लूं, यानी उसको एक बाउंड्री के अंदर कन्फाइंड रखूं, तो वो टकराता रहे बार बार और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करे, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल इलेक्ट्रॉन्स वो उसको एब्जॉर्ब करें, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो दोबारा जब नीचे आए तो एक और फोटोन रिलीज करें। ऐसे करके ये फोटोन भी मेरे इस स्ट्रक्चर में बढ़ते रहेंगे। मतलब अल्टीमेटली मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स उन फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर मल्टीपल आउटपुट्स, मल्टीपल लाइट वेव मेरे को मिलेंगी। तो ये ऑप्टिकल फीडबैक है। और लेजर ऑसिलेशन का मतलब भी यही है कि बेसिकली मैं उस ऑप्टिकल बाउंड्री में ऑसिलेट करता रहूं इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। अब अगर मैं केवल और केवल उस कन्फाइनमेंट में ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को रखना चाहूंगा तो ये गलत बात है भाई। अल्टीमेटली क्या है, लेजर सोर्स से अगर आउटपुट निकल रहा है तो वो कहीं तो बाहर जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस बाउंड्री को
जितना ही मेरे को आउटपुट चाहिए उस रेंज के हिसाब से ही मैं उस एरिया को छोड़ूंगा जिस एरिया से लाइट मेरी निकल सकती है। तो लाइट को निकलने के लिए जो एरिया देना है मैंने वो बहुत कम देना है, जिससे कि लाइट मेरे निकले कंपैरेटिवली कम एरिया पर निकले। ठीक है, ज्यादा एरिया पे फोटोन बार बार फोटॉन्स का फीडबैक होता रहे, है ना, और ऑसिलेट होते रहे फोटॉन बाउंड्री पर जाकर के, और एक छोटे से एरिया से वो फोटॉन जिस भी अमाउंट में मेरे को आउटपुट देना है वहां से निकलते रहे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिकल फीडबैक और लेजर ऑसिलेशन। ये आप देख सकते हो कि लाइट एम्पलीफिकेशन अगर मैंने बोला तो फोटॉन जो है वो कोलाइड करेंगे एटम्स से, और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से वो स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू दूसरे फोटॉन को रिलीज करेंगे ने, और ये दो फोटॉन अगले दो फोटॉन को रिलीज करेंगे। इसका मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटॉन्स जनरेट कर सकता हूं। अब अगर ये फोटॉन बाहर निकलते गए तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए मैंने क्या बोला, मैंने एक एवलांच मल्टीप्लिकेशन को अचीव करना चाहा, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी फोटॉन्स, फोटॉन से फोटॉन्स निकले और फोटॉन निकले, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 एंड सो ऑन। तो ऑटोमेटिकली हर एक फोटॉन अपने आप में दूसरा फोटॉन रिलीज करे। तो उस पूरी प्रोसेस से मैं ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन कर सकता हूं। और सबसे आसान बात क्या है कि ये फोटॉन जो होंगे ये सेम फेज में होंगे, एम्पलीफाइड कोहेरेंट एमिशन जो है वो अचीव हो जाएगा, क्योंकि जब सेम फेज में होंगे तो ये सारे सारे ऐड अप होंगे, और जब ऐड होंगे तो एम्पलीफाइड आउटपुट मेरे को मिलेगा। ठीक है, इस एक्शन को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस लेजर जो भी मेरा मीडियम है जहां से मैं लेजर बना रहा हूं या एलईडी बना रहा हूं, उस स्ट्रक्चर को मैं कुछ ऐसे मेंटेन करूंगा जिससे कि वो कोहेरेंस की कंडीशन को मेंटेन कर पाए विद इन दी स्ट्रक्चर इटसेल्फ। ठीक है, और इसको बोलते हैं, अगर मैं अपने दोनों साइड पर मिरर को फॉर्म कर दूं या एक्सटर्नल मिरर लगा दूं जिससे कि मैं अपने मीडियम को, अपने स्ट्रक्चर को एम्पलीफाइंग मीडियम बना पाऊं। कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैविटी का फॉर्मेशन। ऑप्टिकल कैविटी को फॉर्म करते हैं और वो क्या करेगी, वो ऑप्टिकल कैविटी ये बताएगी कि अगर यहां से लेकर के यहां तक एक ऑप्टिकल कैविटी है तो ऑटोमेटिकली अगर लाइट है, लाइट एक मिरर से टकरा रही है तो ऑटोमेटिकली इट रिफ्लेक्ट्स बैक, इट रिफ्लेक्ट्स बैक। ठीक है, एंड देन अगेन उसको यहाँ फिर एक वो मिल गया रिफ्लेक्टर या मिरर मिल गया, वो फिर रिफ्लेक्ट करेगी, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी एंड सो ऑन। तो हर रिफ्लेक्शन पर अगर यहाँ पर उसके किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन में विद इन द स्ट्रक्चर रहती है तो वहां पर जब भी वो यहाँ पर फोटोन इंसिडेंट होगा, यहाँ पर फोटोन इंसिडेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो एक दूसरा फोटोन रिलीज करेगा। तो यहाँ पर टकरा रहा एक इलेक्ट्रॉन, निकल रहे हैं दो फोटॉन्स, फिर यहाँ दो फोटोन टकराएंगे निकलेंगे 4, है ना, फिर यहाँ 4 टकराएंगे निकलेंगे 16 एंड सो ऑन विद इन द कैविटी, विद इन द बाउंड्री, विद इन द मिरर्स, दीज मिरर्स, है ना। ये एक तरीके से फोटॉन्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एवलांच मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर मैं किसी भी एंड पर खास तौर से मिरर को, ऑप्टिकल कैविटीज को जनरेट कर दूं तो ये एवलांच मल्टीप्लिकेशन अचीव कर सकता हूं। और इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए आप छोटे से इस फिगर के थ्रू देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा मीडियम जो था मेरा, ये एम्पलीफाइंग मीडियम है, ये पूरी कैविटी है, और इस कैविटी के दोनों एंड पर, है ना, मैंने क्या कर दिया, एक मिरर स्ट्रक्चर फॉर्म कराया। वैसा नहीं है कि एक छोटे से स्ट्रक्चर, इतनी छोटी सी तो एलईडी है या लेजर है और उसके साइड में मैंने यहाँ पर और यहाँ पर मिरर जनरेट करे हैं। वो मिरर भी मैं उस स्ट्रक्चर के थ्रू ही डेवलप करने की कोशिश करूंगा किसी ऐसी तरीके से जिससे कि उसका स्ट्रक्चर में ऐसा ना हो कि मैं एक्सटर्नल मिरर मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, वो मिरर उस स्ट्रक्चर के अंदर ही डेवलप करूंगा बाई सर्टेन मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो ये फिर किसी एक पर्टिकुलर साइड से, जो भी साइड से मैं चाहता हूं वहां पर मैं आउटपुट ले सकता हूं। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी कैविटी छोड़ दी जिससे कि अगर इस पोर्शन में आएगा तो यहाँ से मेरी लाइट जो है वो एमिट होती रहेगी। तो ऑप्टिकल आउटपुट मुझे इस एरिया से मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि मैं कितने एरिया से लाइट लेना चाहता हूँ। जितनी लाइट छोटी एरिया में होगी उतना ही उसका डायरेक्शन एम्पलीफिकेशन ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर ऑप्टिकल फीडबैक को हम देखें तो इसको हम, इस पूरे स्ट्रक्चर को फैब्री पैराट रेजोनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, हमने दोनों साइड में मिरर लगा करके एक छोटे से मिरर के बीच में कहीं होल करके ये देख लिया कि यहाँ से मेरे को आउटपुट लेना है, तो लाइट एम्पलीफाई होती रहेगी, एवलांच मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा विद इन दी कैविटी। दिस कैविटी इज नोन एज
फेब्री पैरेट कैविटी या फेब्री पैरेट रेजोनेटर। ये स्ट्रक्चर एक रेजोनेंट कैविटी बनाता है, क्योंकि मुझे पता है यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस है L, तो ये जो डिस्टेंस है L, ये L डिस्टेंस मैं उस हिसाब से मेंटेन करूंगा जिस हिसाब से मेरे को आउटपुट वेवलेंथ चाहिए उस पर्टिकुलर लाइट की, है ना। जो लाइट सिग्नल यहाँ से एमिट होगा उसकी आउटपुट वेवलेंथ कितनी है वो डिपेंड करेगी इस कैविटी की लेंथ पे, L पे, ठीक है। और इन दोनों ही ऑप्टिकल मिरर्स के बीच में मैं अपनी एक स्टैंडिंग वेव काइंड ऑफ जनरेट कर सकता हूँ, है ना। स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या है कि वो वेव हमें लगेगी बाहर से कि दैट इट इज नॉट मूविंग, हाउएवर इट इज मूविंग कंटिन्यूसली। ये यहाँ से इधर जा रही होगी, फिर वहां से यहाँ भी आ रही होगी, ठीक है। बट अगर मैं इसको देखूं तो इट लुक्स लाइक स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या है, जैसे सपोज आप ये है, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज assumed टू बी ए स्टैंडिंग वेव। आपको देखने में लगेगा कि हर बार वेव इस साइड से उधर जा रही है ना, और इधर साइड से वापस आ रही है। आपको जब भी देखोगे, किसी भी टाइम पर स्नैपशॉट लोगे तो आपको लगेगा कि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है ना, ये मूव नहीं कर रहा, बट इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग। द स्पीड इज वेरी हाई बट इट लुक्स लाइक दैट इट इज नॉट मूविंग, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट एज अ स्टैंडिंग वेव। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? जल्दी बोलो। यस सर। अब हम चलते हैं, स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट जो करती हैं वो तब करती हैं जब मिरर जो है उसकी जो डिस्टेंस है वो एक इंटीग्रल नंबर हो, इंटीजर हो हाफ वेवलेंथ के। यूजुअली जब मैं, अभी आप लोग अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे एंटीना, और उसी में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कुछ पोर्शन पढ़ना है, तो अगर आप ये पहले पढ़े होते तो आपको थोड़ा सा आसान लगता, लेकिन क्योंकि आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हल्का सा आइडिया देता हूँ। बेसिकली जब मैं ये जो लेंथ लिया ना मैंने, अगर ये लेंथ प्रोपोर्शनल में होगी ऑपरेटिंग वेवलेंथ के हाफ के, और एक इंटीग्रल नंबर मतलब इंटीजर, तो अगर मैं इसको बोलूंगा कि ये L जो है मेरा दैट इज इक्वल टू सपोज K टाइम्स या N टाइम्स लैम्डा बाई 2, और ये K जो है दैट K इज एन इंटीजर लाइक 0 1 2 3 तो ये इंटीजर मल्टीपल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो मैं ये बोलूंगा कि ऑप्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द मिरर इज L and the resonance condition along the axis of the cavity is given by this particular equation. ये मैंने आपको लिख ही दिया, lambda divide by 2n into q। और ठीक है बच्चों, तो lambda into q डिवाइड बाई 2n। अब ये दोनों चीजें क्या क्या है ये देखना है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये जो L है मेरी, ये तो आपको मैंने बता दिया कि दैट L इज बेसिकली द रेजोनेंट लेंथ, है ना, द लेंथ बिटवीन द टू मिरर्स। उस कैविटी की लेंथ कितनी है, दैट इज L। यहाँ पर भी मिरर है और यहाँ पर भी मिरर है, और किसी एक मिरर से मैं लाइट का आउटपुट चाहे तो यहाँ से ले लो, चाहे तो यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले सकता हूँ, ठीक। अब ये जो लैम्डा है, दैट लैम्डा इज वेवलेंथ ऑब्वियसली, है ना, लैम्डा ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, तो लैम्डा बाई 2 तो मुझे लेना ही है, ठीक है। लैम्डा बाई 2 क्यों? क्योंकि हाफ वेवलेंथ यानी लैम्डा बाई 2 तो होगा ही होगा। यहाँ पर मैंने दो चीजें ली हैं, एक है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है मेरा Q। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं N से, और ये जो Q है ना, ये Q ये वही है जो मैंने यहाँ पर लिखा है K। That Q is an integer having values, it may be 0 1 2 3 and so on, ठीक है। तो Q एक इंटीजर है, यहां तक क्लियर है बच्चों? जो L है मेरा, वो L मैं ऐसे चूज करूंगा कि वो मेरा लैम्डा बाई 2 इंटू Q, यानी Q एक इंटीजर, और N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा बाई 2n का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए मेरा L, ठीक है। क्योंकि मटेरियल है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा मेरी कितनी लाइट वेव एक्चुअल में उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो सकती है इंटरनली। तो उस चीज को अचीव करने के लिए मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है। तो लैम्डा बाई 2n, दैट इज लैम्डा इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये क्या है बेसिकली f बाई n, ठीक है। वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली n टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन करा है, ठीक। और अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी देखूं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, C बाय F,
तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c अपॉन लैम्डा। अगर मैं यहाँ पर लैम्डा देखूं, लैम्डा की जगह रख दूं c बाई एफ, तो इस इक्वेशन में l इक्वल्स टू लैम्डा की जगह c बाई 2 f रख दिया, और यहाँ पर q है और n है ही। अगर मैं इस वाले f को इधर ले गया है ना, और इस वाले l को इधर ले गया, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या आ जाएगा, मेरा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, f इक्वल्स टू q टाइम्स c डिवाइड बाई 2nl। क्लियर है? l यहाँ पर मेरी लेंथ है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का, लैम्डा ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, एमिशन की वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी f वो उस एमिशन की फ्रीक्वेंसी है, और q मेरा इंटीजर है, c मेरी स्पीड है लाइट की, उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है वो मुझे पता लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? यस सर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं, जरूरी तो है नहीं कि केवल एक फ्रीक्वेंसी ही एमिट हो, देयर में बी चांसेस कि n नंबर फ्रीक्वेंसीज एमिट हो। भाई कोई इलेक्ट्रॉन, कोई फोटोन एक एनर्जी का है, E2 माइनस E1 का है, कोई E1 माइनस E0 का है, तो ऑटोमेटिकली अलग अलग फ्रीक्वेंसी एमिट होंगी। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी एमिट होंगी तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन मिलेंगे मेरे को। तो अगर ऐसा होता है तो मैं अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से उसको रेजोनेंस कंडीशन अचीव करके एक फ्रीक्वेंसी को एमिट करा सकता हूं यूजिंग दिस लेजर कैविटी डिफाइंड बाय मिरर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस l। ठीक है, तो इस चीज को अचीव करने के लिए मैं अगर फ्रीक्वेंसी का इंटरवल देखूं डेल्टा f, तो डेल्टा f को हम लिखेंगे दैट इज c डिवाइड बाई 2nl। ध्यान से देखो, अभी मैंने जो f लिखा था वो f क्या लिखा था, f लिखा था c डिवाइड बाई 2nl इंटू q, ये लिखा था ना। यहां पर मेरा q क्या था, ये मेरा q था इंटीजर। मिनिमम कंडीशन क्या होगी q की, मिनिमम कंडीशन होगी 1। तो अगर मैं q की वैल्यू 1 लेता हूं, तो एक फ्रीक्वेंसी अगर f1 है, दूसरी फ्रीक्वेंसी अगर f2 है, तो f2 माइनस f1 दैट इज डेल्टा f, और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा c डिवाइड बाई 2nl के, जो कि मैंने यहां पर लिखा है इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, क्लियर हो गया? ये एक इंटीजर वैल्यू पर मोड्स की सेपरेशन फ्रीक्वेंसी इंटरवल है, कि अगर एक मोड की फ्रीक्वेंसी इतनी है, दूसरे मोड की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो वो कितनी हो सकती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो सकता है, दैट इज सिंपली c डिवाइड बाई 2nl। क्यों? क्योंकि q मेरा इंटीजर है, q की वैल्यू में 1 ले रहा हूं तो अलग, 2 ले रहा हूं तो अलग, q ऊपर आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो यहां पर मैं सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। यहां पर मैं अगर इस चीज को ध्यान से देखूं कि ये जो मेरा डेल्टा f है, यानी ये जो सेपरेशन है इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का, ये मेरी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम है, और ऑब्वियसली होगा भी। अगर एक फ्रीक्वेंसी मेरी सपोज 24.1 गीगाहर्ट्ज की है, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी सपोज 24.15 गीगाहर्ट्ज की होगी, तो 0.01 या 0.05 गीगाहर्ट्ज का जो डिफरेंस है दैट इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 24 गीगाहर्ट्ज। सो ये चीज मेरे को मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, और ये मुझे पता भी है कि दैट द सेपरेशन of the frequency interval, that is delta f, should be considered as very very small as compared to the emission frequency f, which is given by c by lambda। और अगर मैं वेवलेंथ को देखूं तो वेवलेंथ कितनी होती है, मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि लैम्डा और f में मेरे लैम्डा और f रिलेटेड हैं आपस में। ठीक है, लैम्डा और f अगर आपस में रिलेटेड हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि d लैम्डा अपॉन लैम्डा जो है वो किसके बराबर होंगे, वो होगा डी एफ डिवाइड बाई एफ के बराबर। ठीक है, तो इस चीज को यूज करके मैं एक ये एक्सप्रेशन आपको दे सकता हूं। ठीक है भाई, चेंज इन द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द वेवलेंथ इज एग्जैक्टली सेम और प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। तो ऑटोमेटिकली जितना चेंज वेवलेंथ में होगा उतना ही चेंज मेरा किस में होगा, किसमें होगा, फ्रीक्वेंसी में होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये बोल दिया कि सीधे सीधे ये क्या हो गया, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, c इक्वल लैम्डा इक्वल्स टू c बाई एफ होता है ना। तो अगर मैं लैम्डा में चेंज करता हूं तो वो f में इनवर्सली चेंज होगा, दैट मींस यहां पर डेल्टा लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा f डिवाइड बाई f, है ना, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है, तो ये दोनों का जो रिलेशन है चेंज का
वो कुछ ये होगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर मैंने f की वैल्यू लगा दी। कितनी होती है f की वैल्यू? c बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये हो गया c बाई लैम्डा। लैम्डा ऊपर पहुंच गया तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर डेल्टा f डिवाइड बाई c। ठीक है, तो ये जो चेंज इन दी ऑपरेटिंग वेवलेंथ आया वो आया डेल्टा f इंटू लैम्डा स्क्वायर अपॉन c। ठीक है, यानी अगर मैं उस चेंज को देखूं तो ये चेंज मेरा इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग के चेंज को के प्रोपोर्शन तो होगा ही, साथ के साथ इट इज स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग वेवलेंथ दैट इज लैम्डा डिवाइड बाय द वेवलेंथ दैट इज सी। ठीक है, लॉजिकली है वही जो चीज है, बट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्डा स्क्वायर इनटू डेल्टा एफ डिवाइड बाय सी। ठीक है, और यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? मैंने अगर डेल्टा एफ की वैल्यू रख दी है ना, डेल्टा एफ की वैल्यू रख दी, तो डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एफ की वैल्यू है c डिवाइड बाई 2nl। ठीक है, और अगर मैं डेल्टा एफ की वैल्यू को रख देता हूं तो यहां पर कितना आ जाता है? c डिवाइड बाई 2nl इनटू लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई c। यहां ये रख दिया तो c से c कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा लैम्डा कितना मिला? डेल्टा लैम्डा मिला मुझे लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई 2nl। यानी अगर मुझे सेपरेशन इन द वेवलेंथ निकालना हो, मुझे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, उस मीडियम के कैविटी की लेंथ गिवन है और उस मीडियम के लिए ऑपरेटिंग वेवलेंथ गिवन है, तो ऑटोमेटिकली आई कैन चेंज कि मेरे दो अलग अलग मोड्स के बीच में वेवलेंथ का डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो इस इक्वेशन से मैं स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ, ऑप्टिकल सोर्स की जो स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ है, हमने यूनिट 2 के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स करे थे उसमें डेल्टा लैम्डा का जिक्र करा था। डेल्टा लैम्डा इज स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ। तो अगर उस सोर्स की स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ निकालनी है मुझे, तो एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ आई कैन इजीली कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस रिलेशन। क्लियर है बच्चों? जल्दी बताओ। यस सर। अब अगर ये क्लियर है तो आप मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, एक रूबी लेजर है जिसकी लेंथ है L, L इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 पावर माइनस 2। ठीक है, मीटर। ठीक, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N दैट इज 1.78। ठीक, मेरी पीक एमिशन वेवलेंथ है इज 0.55 माइक्रोमीटर, मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0.55 माइक्रोमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स और फ्रीक्वेंसी का सेपरेशन। तो अगर आपको लैम्डा गिवन है, एन गिवन है, एल गिवन है, आपको डेल्टा एफ निकालना है और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है क्यू। क्यू दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोड्स सेपरेटेड बाय। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। एक्सप्रेशन आपने अभी लिख रखे हैं, नहीं तो मैं दोबारा लिख देता हूं। मुझे L इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स क्यू डिवाइड बाई 2n पता है, तो मैं यहां से क्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, निकाल सकते हैं? यस। ठीक है, और अगर मैं यस क्यू निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली मैं डेल्टा एफ निकाल लूंगा, वो कितना होता है? c डिवाइड बाई 2nl। ये दोनों चीजें निकल जाएंगी, यही मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? जल्दी से बताओ। ओके सर। ठीक यस है, सर। कर लोगे? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर है ना, आज के लिए सफिशिएंट है इतना। अब हम मिलते हैं। सीटी का सिलेबस भी आपका इतना ही है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी बीच में सर आकर जो आज कराया यहाँ तक है? के। यहाँ तक है। ठीक है बच्चों।